नमस्कार मित्रों, आज अपन अध्ययन करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसके प्रथम पाठ जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय, जिसका आज अपन चौथा भाग पढ़ रहे हैं, राजपूतों की उत्पत्ति। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो ये पाठ बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजपूतों की उत्पत्ति, इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे और भविष्य में भी पूछे जाएंगे, तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज अपन ये पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आइए अध्ययन आरंभ करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। यानी 7वीं सदी की बात हो रही है। आपको ज्ञात ही होगा राजपूतों का काल, राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी, इसके बाद जो भारतीय भूभाग को एक राजनीतिक एकता में पिरोया हुआ था वर्धन वंश, और उससे पहले गुप्तों द्वारा जो गुप्त समय द्वारा राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी, वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद समाप्त सी हो गई। कारण क्या था? हर्षवर्धन का कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो इतने बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर सका, और इन कमजोर शासकों का फायदा उठाकर छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लगे और उनमें से होने वाले ज़्यादातर राजपूत शासक हुए। इसी तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो कैसे हुई, कौन है राजपूत, कहाँ से आए, कौन इनके पूर्वज है, ये सब अपन जानेंगे। और प्रमुख राजपूत राजवंशों के बारे में भी जानेंगे जिसने राजस्थान पर शासन किया, राजस्थान के विभिन्न भागों में शासन किया। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। यानी हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हुए और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे, यानी ये राज्य आपस में संघर्षरत भी थे, यानी एक दूसरे पर आक्रमण करना, उनके क्षेत्र को विजित करना। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में वेद से बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हुए और आपस में संघर्ष करने लगे, और इन्हीं संघर्ष में से राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। इन्हीं संघर्षों के परिणाम स्वरूप इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत की पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। यानी जो पूर्व मध्य काल है वो क्या कहलाता है? राजपूत काल कहलाता है। जब से हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तब से लेकर मुगलों के नहीं, पानीपत के द्वितीय युद्ध तक राजपूत काल स्थापित रहा। तो कैसे स्थापना हुई, कैसे पतन हुआ, ये सब अपन देखेंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि, ये आप याद रखें, प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने क्या लिखा है, वे यानी राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट। कब से कब? जब हर्ष की मृत्यु होती है 7वीं शताब्दी में 647 ईस्वी में, तब से लेकर 12वीं शताब्दी यानी 1192 पानीपत का द्वितीय युद्ध 647 से पानीपत के द्वितीय युद्ध तक का काल राजपूत काल। बेहद ही प्रभावी शासन किया इन्होंने। तो राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल किसने कहा है? इतिहासकार स्मिथ ने। आइए आगे अध्ययन जारी रखते हैं। राजपूत कौन थे? ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। इन्हें राजपूत कौन थे, इनके पूर्वज कौन है, ये सवाल बेहद ही पेचीदा है और प्रत्येक विद्वान का अलग अलग मत है और ये अपने मत में
अलग अलग प्रमाण भी प्रस्तुत किए। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं जो पूरी तरह से सर्वमान्य हो। कोई भी मत ऐसा नहीं आया जिसको सभी विद्वान हाँ कर दे। सभी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्रोतों के हिसाब से बातें बताई है। राजपूत कौन थे, इनके पूर्वज कौन है, यही आज अपना मुख्य पाठ है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। तो याद रखें, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजपूतों के बारे में क्या लिखते हैं कि राजपूत शब्द नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहाँ मिलता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों में, बाण भट्ट के हर्षचरित में तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। राजपूत शब्द का, राजपूत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र, शासक का बेटा। यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में राजपूत शब्द का उल्लेख है। उसमें वो अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक, बाण भट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी का उदाहरण देते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने भी हर्षवर्धन के समय आया था, तो ये भी एक इतिहास का इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। हेनसांग किसके शासनकाल के समय भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के समय भारत आया था। राजाओं को कई क्षत्रिय और कई राजपूत लिखा है। तो हर्षवर्धन ने अपने यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा है? राजपूतों को यहाँ तो क्षत्रिय जो शासक थे, या राजपूत लिखा है शासकों के लिए। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है। जो डॉक्टर हीराचंद ओझा ने, ये हीराशंकर ओझा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो मत दिया है कि राजपूत शब्द है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, ग्रंथों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया, वो सर्वमान्य नहीं है। ये मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यानी राजपूत शब्द जो एक क्षत्रिय जाति जिसका धर्म युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, ये शब्द मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्रचलित नहीं था। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। क्षत्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे की पंक्ति में हम इस संबंध में विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी जानेंगे। अब से अपना पाठ स्टार्ट होता है राजपूतों की उत्पत्ति। अपन विद्वानों की राय जानेंगे, किसने क्या कहा राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, और किस विद्वान ने क्या टिप्पणी की है उन विद्वानों की कथनों पर। तो वैदिक आर्यों की संतान राजपूत कौन? वैदिक आर्यों की संतान। किसने बताया? जो वैदिक काल के आर्य थे उसकी ही संतान है राजपूत। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण एवं राजनीय वर्ग की संतान मानते हैं। वेद इंपोर्टेंट। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद ने क्या कहा है कि जो क्षत्रियों की वो शाखा जो राज करती थी, शासक वर्ग के ही संतान है राजपूत। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा शस्त्र की पूजा करते हैं। यानी वो अपने तर्क में क्या कहते हैं कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान क्यों है? क्योंकि वे अश्व तथा अस्त्र पूजा करते हैं, जिस तरीके से प्राचीन आर्य करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ करते हैं, बलि में भी विश्वास रहा है और बलि भी देते हैं। तो उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। तो ये विद्वान अपने पक्ष में ये मत देते हैं कि राजपूत है वो वैदिक आर्यों की संतान क्यों है? क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, जो कि वैदिक आर्य करते थे, यज्ञ करते हैं, बलि देते हैं, और उनका जो शारीरिक संरचना है, शरीर है, वो भी वैदिक आर्यों के जैसा ही है। तो ये किसका मत है? ये है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा
और शिवी वेद का, जो इनका कहना है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। तो ये आप याद रखें, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? रासन ओझा और शिवी वेद ने। और अगला एक मत आता है, काफ़ी प्रचलित मत, अग्निकुंड से उत्पन्न। यानी इस मत में यह कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? एक अग्निकुंड से हुई। तो आइए इसके बारे में अपन देखते हैं। चंद्रबरदई कौन था? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान, यानी अजमेर के सोवान शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ, तो चंद्रबरदई के ग्रंथ को भी आप याद रखें, पृथ्वीराज रसो, वेद इंपोर्टेड है चंद्रबरदई, और चंद्रबरदई का अग्निकुंड सिद्धांत और उसका ग्रंथ पृथ्वीराज रसो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। किसने बताई है? तो चंद्रबरदई ने बताई है पृथ्वीराज रसो ग्रंथ में कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। कैसे हुई, क्यों हुई, तो ये देखते हैं अपन। उसने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, चंद्रबरदई पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि आबू पर्वत वर्तमान की सिरोही जिले में, वहाँ निवास करने वाले ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। यानी वे ऋषि आबू पर्वत पर रहते थे और धार्मिक अनुष्ठान के कार्य करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, यहाँ जो राक्षस थे, ये इन ऋषि मुनियों के अनुष्ठानों में बाधा उत्पन्न करते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। तो चंद्रबरदई लिखते हैं वशिष्ठ मुनि ने अपनी मंत्र शक्ति और यज्ञ के द्वारा 3 योद्धा उत्पन्न किए। तो ये इनका क्रम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले अग्निकुंड से कौन सा योद्धा की उत्पत्ति हुई? तो परमार, फिर चालुक्य, फिर प्रतिहार कहलाए। यानी पहले नंबर पर परमारों की उत्पत्ति यज्ञकुंड से, फिर चालुक्य और फिर प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने 100 योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा तख्तों और हथियारों से सुसज्जित था, जिसका नाम सोहान रखा गया। यानी 100 योद्धा कौन उत्पन्न हुआ? सोहान। तो आपको याद रखना है, वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले चारों ये राजपूत क्षत्रिय, पहले परमार, फिर चालुक्य, फिर तीसरे नंबर पर प्रतिहार। जब ये तीनों रक्षा नहीं कर पाए तो चौथे सबसे शक्तिशाली सोहानों का सोहान योद्धा उत्पन्न किया। चंद्रबरदई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि विशिष्ट द्वारा अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड से की गई। तो ये था अग्निकुंड सिद्धांत, जिसको पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रबरदई ने लिखा है। परमार, चालुक्य, प्रतिहार और सोहान, इनका क्रम भी याद रखें, और कौन इनका समर्थन करता है और कौन इनका खंडन करता है, तो ये देखते हैं। यानी वैदिक आर्यों की संतान के बारे में देखा, फिर अपने अग्निकुंड सिद्धांत को भी देखा। तो अग्निकुंड सिद्धांत को आगे जारी रखते हैं। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी आज के वैज्ञानिक युग में ये कोई स्वीकार नहीं करने के तैयार है कि किसी अग्निकुंड से कोई योद्धा उत्पन्न किया जा सकता है। किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया, लेकिन इनमें क्या संकेत किए गए हैं उसको समझते हुए विद्वान अपना मत देते हैं। विद्वानों के अनुसार संभवत प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, यानी प्राचीन जो क्षत्रिय थे, वैदिक संस्कृति के क्षत्रिय, वैदिक काल के क्षत्रिय, या तो बौद्ध बन गए या प्राचीन आदिवासी भील जैसे मीणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियाँ, यानी ये जो लोग थे, या तो प्राचीन आदिवासी जातियाँ या फिर विदेशी जैसे कि शक, हूण, यूसी आदि की यज्ञ यानी अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया, और ये कथा इसी घटना का साहित्यिक प्रस्तुति हो। यानी विद्वानों का कहना है अगर ऐसा नहीं हुआ है कि यज्ञ कुंड से उत्पन्न होना आज के वैज्ञानिक युग में मत को कोई समर्थन नहीं कर रहा है, तो विद्वानों ने कहा कि जो जातियाँ प्राचीन थी, जो प्राचीन क्षत्रिय थे, या जो आदिवासी जातियाँ थी, या जो विदेशी जातियाँ थी जो भारत में आई स्थायी रूप से यहाँ बस गई इस भारतीय भूखंड में,
उनका यज्ञ द्वारा शुद्धिकरण करके क्षत्रियों में शामिल किया गया और इसी कथा को साहित्यिक रूप में यज्ञ कुंड से उत्पत्ति नाम दिया गया। अब देखो तीसरा सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि राजपूत ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मणों की संतान है। तो क्या क्या सिद्धांत है आइए अपन देखते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। बेहद ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये भी आप याद रखें। सबसे पहले ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में किसने बताया? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। क्या बताया है कि जो गुहिल राजपूत है जिन्होंने कहाँ शासन किया? मेवाड़ में। उनकी उत्पत्ति कौन से ब्राह्मणों से हुई है? नागर ब्राह्मणों से। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख के उल्लेख करते हैं, यानी 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा का बिजोलिया शिलालेख, उसमें ब्राह्मणों को नागरवंशीय ब्राह्मणों की संतान बताया गया है राजपूतों को, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। कौन सा? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, बिजोलिया शिलालेख में। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। और फिर क्या प्रस्तुत करते हैं? राजशेखर नामक ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी से, ये अकाट्य यानी ये पुख्ता प्रमाण है कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। डॉक्टर गोपीचंद शर्मा भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया। तो डॉक्टर गोपीचंद ने क्या बताया है कि जो राजपूत है वो कौन से हैं? गुहे दत्त का वंशज बताया, यानी गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मणों का वंशज बताया। मेवाड़ महाराणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान है। ये एक और तथ्य है किसका? कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद की टीका में क्या स्वीकार किया है? जो कि गुहिल वंशी राजपूत है वो नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की क्या है? संतान है। केतुकुशनी इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। जो पुरोहित होता था उनका गोत्र अपने नाम के साथ प्रयोग करते थे। इससे यह भ्रम पैदा हो गया है कि ब्राह्मण थे राजपूत। इस कारण से यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। और डॉक्टर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के बाद अगला सिद्धांत है विदेशियों की संतान, यानी राजपूत विदेशियों की संतान है। ये किसका मत है? तो आइए देखते हैं। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टॉड यानी कर्नल जेम्स टॉड क्या लिखते हैं? राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। तो कर्नल टॉड ने राजपूतों को किसका वंशज बताया? ये विदेशी जातियाँ शक अथवा सीथियन, इनके वंशज है राजपूत। इसके समर्थन में वो क्या लिखते हैं आगे देखते हैं। टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। एंड टॉड ने चंद्रवरदई के अग्निकुंड सिद्धांत को स्वीकार किया है और उसके आधार पर उनका मत है कि ये विदेशी जातियाँ 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हें विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। एंड टॉड कहते हैं जो अग्निकुंड सिद्धांत है चंद्रवरदई का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में दिया गया वो बिल्कुल सही है। जब 6वीं शताब्दी के आसपास ये विदेशी जातियाँ आक्रमणकारियों के रूप में भारत में आई और यहाँ ये लोग शासक बन बैठे तो यहाँ इन्हें अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र कर लिया और पवित्र करके वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो युद्ध में लड़ते हैं क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। और टॉड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि विदेशी जातियाँ थी, विदेशी जातियों को अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र करके वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया। और जो ये जातियाँ हैं विदेशी जातियाँ शक, सीथियन और हूण, इनके रीति रिवाज और राजपूतों के रीति रिवाज आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे कि असव पूजा
जैसे चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। कर्नल टॉड अपने मत के समर्थन में लिखते हैं कि इन जातियों के जो रीति रिवाज है वो राजपूतों से मिलते जुलते, जैसे असौ पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अंत दोनों जातियाँ एक ही है। यानी कर्नल टॉड कहते हैं जो शख्स चैतन्य और गुणों में जो विशेषता है, यानी वो शस्त्र की पूजा करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेते हैं, अश्व पूजा करते हैं, वही राजपूत करते हैं। अंत यह दोनों जातियाँ क्या है, एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। यानी V.N. स्मिथ क्या लिखते हैं कि राजपूत जाति 8वीं 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। हूण जो मध्य एशिया की मंगोल जाति थी उसकी संतान बताया, किसने, स्मिथ ने। यानी दोनों ही विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड और V.A. स्मिथ राजपूतों को क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं। लेकिन इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने सभी को कभी विदेशी नहीं बताया। ये सबसे गौर करने योग्य बात है कि राजपूतों ने कभी सभी को विदेशियों की संतान नहीं बताया। तो राजपूत सभी का किसका वंशज मानते हैं, क्या मानते हैं, आइए देखते हैं। इसके विरुद्ध वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। यानी ये सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताते हैं राजपूत सभी। राजपूतों के रीति रिवाज की शक यहाँ शीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है। ये भी अनुचित है कि राजपूतों के जो रीति रिवाज है वो शक और शीथियनों से मिलते जुलते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि भारत में जो रीति रिवाज अस्त्र पूजा, शस्त्र पूजा, अश्वमेघ, ये तो महाकाव्य काल से, महाभारत और रामायण के काल से भी चले आ रहे हैं। क्योंकि उनके रीति रिवाज शीथियन के रीति रिवाज से साम्यता स्थापित करना अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में क्या थे, प्रचलित थे। जो क्षत्रियों के रीति रिवाज है ये इन जातियों के भारत में आने से पूर्व में भी प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित है। सूर्य पूजा, जो विदेशी जातियाँ सूर्य पूजा को महत्व देती है, उससे तुलना करना राजपूतों का सार्थक नहीं है, क्योंकि वैदिक काल से ही भारत में सूर्य पूजा होती है। ये तब ये जातियाँ कहीं नज़दीक भी नहीं थी। अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था। अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ से पहले से ही ज्ञात था। अपन देखते हैं महाभारत रामायण काल में अश्वमेघ यज्ञ के बारे में, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से प्रमाणित हुआ है। रामायण महाभारत के ये लिखित रूप में साक्ष्य उपलब्ध है कि ये जो रीति रिवाज है ये महाकाव्यों के काल में भी भारत में प्रचलित थे। तो उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। यानी विद्वान एक मत नहीं है, सभी के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों को वंशज स्वीकार करते हैं। यानी जो भारतीय आर्य थे उन्हीं की वंशज है राजपूत, और यही सर्वमान्य होना चाहिए। जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है, यानी कुछ विदेशी जातियों का भी मिश्रण है। ये भी स्थापित सत्य है कि जो विदेशी जातियाँ भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें सभ्य में समाहित कर लिया। ये भी सत्य है कि राजपूत भारतीय आर्यों की संतान है, और ये भी सत्य है जो विदेशी आक्रमणकारी रूप में आए उन्हें भारतीयों ने अपना लिया और अपने समाज के साथ समाहित कर लिया। इसके साथ डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है। तो डॉक्टर कानूनगो क्या लिखते हैं, अग्निकुंड की कहानी इस प्रागैतिक युग में नहीं चल सकती। यानी अग्निकुंड की कहानी इस प्रागैतिक युग में नहीं चल सकती। यानी जिस तरीके से अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, उसके बारे में डॉक्टर कानूनगो कहते हैं कि इस युग में ये कहानी विज्ञान के युग में प्रचलित है, यहाँ प्रासंगिक नहीं है। उनकी सूर्य या चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। जिस तरीके से राजपूत अपने को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं, ये भी एक काल्पनिक सत्य है। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है।
राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्हें महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा। एंड डॉक्टर कानून को लिखते हैं, राजपूत किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा। जो महाभारत और रामायण के काल के क्षत्रिय थे, उनकी जो परंपराएं थी, उनको इन क्षत्रियों ने बनाए रखा। ये डॉक्टर कानून को लिखते हैं। इसी के साथ ही हम और कुछ, जैसे ब्राह्मणों से उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखा, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से संदर्भदयी ने लिखा है कि सोवानो प्रत्यार परमार शालुक्यों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। शक, कुषाण, ऊंट, सीथियन आदि विदेशी जातियों के बारे में अधिकतर विदेशी इतिहासकार बताते हैं, जैसे राजपूतों को विदेशी बताना अनुभव कर्नल जेम्स टॉड स्मिथ। इसके अलावा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और कुक और डी.आर. भंडारकर, ये राजपूतों को उत्पत्ति का जो कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत भी है कि ये विदेशी जातियों की संतान है। इसके अलावा ब्राह्मणों से उत्पत्ति डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताते हैं, यानी भंडारकर दोनों मतों का समर्थन करते हैं। एक और मत आता है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज है राजपूत, ये है वी.डी. चट्टोपाध्याय का कथन। इसके अलावा कुषाण जाति यूसी की संतान है, ये कनिंघम का कथन है। और प्राचीन क्षत्रियों की संतान ये सी.वी. वेद, जी.एस. ओझा भी यही कहते हैं कि ये प्राचीन आर्यों की संतान है। और सूर्य एवं चंद्रवंशी बताने वालों में नयन चंद्र सूरी अमीर महाकाव्य में, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत व सीकर जिले के हर्षनाथ से प्राप्त शिलालेख में राजपूतों को सूर्य एवं चंद्रवंशी बताया गया है। और प्राचीन आदिम जातियाँ जैसे आदिवासी जातियों से उत्पत्ति, जैसे आदिवासी जातियाँ खरवार, भर, गौंड के वंशज, ये स्मिथ ने बताया है। और विभिन्न जातियों का मिश्रण रूप है राजपूत, ये बताया है विशुद्धानंद पाठक और दशरथ शर्मा ने। इसी के साथ ही अपना ये पार्ट पूरा होता है राजपूतों की उत्पत्ति। इसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे गुहिल वंश एवं इसके प्रतापी शासक। तो इसको अपने अगले भाग में अध्ययन करेंगे।